जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्लास 11 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि रिसेंट में ज्योग्राफी का आपका एनुअल यानी कि फाइनल का एग्जाम होने वाला है सेशन 2022 के लिए, जिसमें 11th क्लास के जो जनरल शिफ्ट के बच्चे यानी कि जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे इनका पेपर है 13 मार्च को। ठीक है, और जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे इनका पेपर है 14 मार्च को। ओके, तो आपके इन दोनों ही डेट्स के ज्योग्राफी के फाइनल एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाते हुए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जी हां बच्चों, पूरा का पूरा पेपर आपको लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, जिससे कि आपके ज्योग्राफी के फाइनल एग्जाम के लिए जो कि 13-14 मार्च को होने वाला है, इसकी आपकी तैयारी एक नंबर की होगी। ठीक है, और ये हमारा सैंपल वन नंबर 1 है बेसिकली। ऐसे ही हम आपके लिए अभी 3 से 4 सैंपल पेपर और भी लेके आएंगे। ठीक है, जिसकी पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में देंगे। ठीक है, आप यहाँ से देख लेना जो भी 3-4 सैंपल पेपर देंगे उसके बारे में। ठीक है, और आपको हर एक क्वेश्चन पेपर हम हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के रहेंगे उनके लिए भी हर एक क्वेश्चन का आंसर दिखा दिया जाएगा, ताकि वो भी अपनी तैयारी से कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। सबसे पहले हम अपने पेपर के पैटर्न को समझेंगे कि किस तरीके का हमारा पेपर आने वाला है। पेपर आएगा हमारा 3 घंटे का और पेपर की वेटेज होगी 70 मार्क्स की, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका इसमें होता है प्रैक्टिकल। ठीक है बच्चों, अब आपका जो पेपर है बच्चों वो टोटली 4 सेक्शन में रहेगा डिवाइड, यानी कि टोटल इसमें 4 सेक्शन होंगे, खंड ए बी सी और डी। ठीक है, खंड ए में आपके जो है वो टोटल एक क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि टोटल 17 एमसीक्यू। ठीक है, और खंड बी में आपके जो है वो ऐसे प्रकार के 18 से 30 तक के क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और खंड सी में आपके 24 से 28 जो है 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, और खंड डी में क्वेश्चन नंबर 29 आपका वर्ल्ड मैप का 5 नंबर का रहेगा, और जो दूसरा वाला है ये आपका इंडिया का रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, तो टोटली खंड ए में कितने क्वेश्चन हो गए? 17 आपके एमसीक्यू। खंड बी में 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ये स्रोत आधारित रहेगा, और इसमें आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, और खंड सी में 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, और ये एक वर्ल्ड का मैप और एक ये इंडिया का मैप। ये है आपका पेपर का पैटर्न। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस पेपर को बेसिकली 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। आज की इस वीडियो में खंड नंबर ए और खंड नंबर बी यानी कि आपके 17 एमसीक्यू प्लस में 3-3 नंबर के आपके जो 6 क्वेश्चन हैं इन्हें हम डिस्कस कर लेंगे आज के इस पार्ट 1 में। ठीक है, बाकी बचते हैं आपके बाकी अदर क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन है, मैप है आपका दोनों, उसके लिए हम पार्ट 2 बना देंगे बच्चों। पार्ट 2 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे देंगे, बाकी सैंपल पेपर का लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, आप उसकी तैयारी अच्छे से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो आपका सामान्य निर्देश दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरुआत करेंगे सेक्शन नंबर ए से। तो देख सकते हैं बच्चों सेक्शन ए आ चुका है हमारा, जिसमें हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हमारे होने वाले। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि सेक्शन ए में हम 17 एमसीक्यू करने वाले हैं, तो आप सभी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर करने की जरूर कोशिश करें, चाहे तो मन ही मन में, लाइव सेशन में, कमेंट बॉक्स में, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ भाई हमने इतना पढ़ रखा है, हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है, और आप मुझे चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है बच्चों, ईमानदारी से बताइएगा लेकिन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि पर्यावरण भूगोल के लिए मुख्य मुद्दा क्या है, यानी कि जो मेन इश्यू है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को लेकर, वो मुद्दा क्या है बेसिकली। क्या इसमें हम प्रदूषण, भूमि क्षरण और पर्यावरण का संरक्षण का अध्ययन करते हैं? ठीक है, क्या अंधविश्वासों के वैज्ञानिक अध्ययन को यहाँ पे दर्शाया गया है? क्या जानवर और उनके जो आवास होते हैं इनकी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन बताया गया है, या फिर जनसंख्या विस्फोट को इसमें बताया जाता है? ठीक है, तो मेन जो मुद्दा है बच्चों इन्वायरमेंट का, पर्यावरण भूगोल का, वो ये है कि हमारा पर्यावरण किस तरीके से प्रदूषित हो रहा है, और भूमि अपरदन, मृदा अपरदन, भूमि उर्वरता की कमी, भूमि का क्षरण, भूमि का खराब होना एक तरीके से ये क्या कैसे हो रहा है, इवन हम पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये पर्यावरण भूगोल का मेन मुद्दा है। ठीक है बच्चों, तो पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इज द मेन इश्यू फॉर एनवायरमेंटल जियोग्राफी। ओके बच्चों, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था ना, आगे अच्छे तरीके समझ में। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। यहाँ पे देखिए आपका ना एक 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? क्वेश्चन दिया गया है
कि स्थलीय ग्रहों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इन चारों में से 3 कथन तो आपके सही हैं और एक गलत है, वो कौन सा यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो पहला स्थलीय ग्रहों के बारे में कि उनके पास कम गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, यानी कि इनके पास जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण वो काफी कम होता है। बिल्कुल ठीक है। वे भागने वाली गैसों को पकड़ नहीं पाते, यानी कि इनसे जो गैसें होती हैं ज्यादातर दूर भागने वाली, वो इन्हें अपने पास रख नहीं पाते। बिल्कुल ठीक है। और ये चट्टानों और धातु से बने होते हैं और इनका घनत्व जो है वो काफी ज्यादा उच्च होता है। ठीक है, क्योंकि चट्टानों से बने, धातु से बने, तो इनका घनत्व काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये है इसके सही कथन। अब जो हमें आंसर देना है गलत वाला, वो कौन सा है? बी वाला है कि ये काफी दूर बने होते हैं, ये गलत है भाई। ठीक है, तो द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और सॉरी प्लैनेट्स, दैट इज दे आर मेड एट अ फार अवे प्लेस, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे बच्चों एक आएगा आपका मिलान वाला क्वेश्चन। मिलान में एक तरफ है बच्चों राज्य, ठीक है, और एक तरफ है जलवायु का प्रकार, यानी कि कहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है। तो पहले दिया हुआ है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में है लघु ग्रीष्म। कैसी है? ग्रीष्म, गर्मी वाली एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, यहाँ पे ये राग गायब हो गया बेसिकली। ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे कैसी होती है? तो भाई राजस्थान सिंपल सी बात है कैसा होगा, ये एक गर्म मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। ठीक है, तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है यहाँ पे कैसी होती है? तो यहाँ पे शुष्क ग्रीष्म मानसून प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ पे आसपास में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर भी आ जाता है। ठीक है, और उत्तरी पश्चिमी गुजरात की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने मिलान कर लिया। अब मिलान जो आपने किया है, बस इसको आप यहाँ पे ढूंढ लो कहाँ पे कैसे होगा। तो सी वाला हमें ऑप्शन मिल जाता है, सी डी ए और बी, इस तरीके से हमें देखने को मिल गया। ठीक है बच्चों, अब यही क्वेश्चन आप इंग्लिश में देख सकते हैं। पहले स्टेट है, उसके बाद क्लाइमेट टाइप है। तो स्टेट में क्या है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। तो ये कैसी होती है? शॉर्ट समर होता है। और वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ ये राजस्थान, राजस्थानी बेसिकली राजस्थान है। ठीक है, तो ये है हॉट डेजर्ट। एंड उसके बाद में तमिलनाडु की बात आती है तो ए हो जाएगा और इसका आपका बी वाला पार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है विश्व बैठक, जिसे हम याकोहामा मई 1994 में जो हुई थी, इसमें प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्तावों में शामिल है। यानी कि ये जो एक विश्व बैठक हुई थी बच्चों याकोहामा मई 1994 में, तो इसमें प्राकृतिक आपदा को कैसे, प्राकृतिक आपदा जो होती है उसे कम किया जा सकता है, उसके लिए क्या यहाँ पे प्रस्ताव रखे गए थे, उसके बारे में हमें देखना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि प्राकृतिक आपदा के न्यूनीकरण के लिए, कम करने के लिए मानव संस्थागत क्षमता निर्माण तथा संसाचित विश्व, मतलब ये बताया गया है कि मानव जो है वो संस्थागत अपनी क्षमता का निर्माण करेगा। ठीक है, ये बात है, बिल्कुल ठीक है। साथ ही तकनीकों में भागीदारी, यानी कि जो मनुष्य है वो सूचना एकत्र करेगा। ठीक है, प्रकीर्ण इन सभी का उपयोग करेगा, तकनीकी में भागीदारी लेगा, अनेक जो तकनीकियां हैं उनको विकसित करेगा। ठीक है, और जो ऐसे जो प्राकृतिक आपदा ना लाए उसको कम करे, ऐसी तकनीकियां। ठीक है, 1999 और 2000 को आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया, यानी कि 1999 और 2000 को, ठीक है, क्या किया गया था? आपदा को न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया था, ये चीज है। तो मतलब ये जो विश्व बैठक हुई थी बच्चों, इसके बारे में मेनली ये चारों ही कथन हमारे सही है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, यहाँ पे आपका ये राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पर ना आपका एक और 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हमें जो कथन दिए गए उन पे हमें विचार करना है और समझना है कि कैसे क्या क्या है। तो देखो पहले क्या दिया हुआ है कि जर्मनी एक प्राणी शास्त्री थे जिनका नाम था अर्नस्ट हक्कल। इन्होंने 1869 में पारिस्थितिक के ज्ञाता के रूप में इन्हें जाना जाता था। ठीक है, यानी कि जर्मनी जो एक व्यक्ति थे अर्थशास्त्री, ठीक है, जिनका नाम था अर्नेस्ट हक्कल, ठीक है, जिनका जन्म 1869 में हुआ था। तो इन्हें बेसिकली पारिस्थिति के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई। अब पारिस्थितिकी जो शब्द है बच्चों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है ओइकोस और दूसरा होता है लोजी। ठीक है, ओइकोस और लोजी से मिलकर बना होता है, ग्रीक भाषा के 2 शब्द। तो ओइकोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घर, और लोजी का शाब्दिक अर्थ होता है विज्ञान का अध्ययन। मतलब कि हम क्या कहेंगे पारिस्थिति को? पारिस्थिति को हम बोलेंगे पृथ्वी पर पौधों का, मनुष्यों का, जंतुओं का, सूक्ष्म जीवाणुओं का, इन सभी का एक घर के रूप में अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है, जिसके जो ज्ञाता है
ठीक है ना, वो किसे कहा जाता है, जो अर्नेस्ट हक्कन है इनको कहा जाता है। ठीक है भाई, तो यानी कि हमारे सामने जो 4 ऑप्शन है ये सभी के सभी ही है पारिस्थितिकी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर पहला 1, 2, 3, 4 तथा 4 सही है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो किस किस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे इसके बारे में आपके सामने ये ऑप्शन है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ए वाला जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से मेंटल आता है, शायद मेरे सबसे दूसरे तीसरे नंबर पे आता है, जो भी है। तो उसे हम बेसिकली कितने भाग में उसका जो ऊपरी भाग होता है, 2 तरीके की बात होती है मेंटल के, एक ऊपरी एक निचला। तो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, एस्थोनोस्फीयर यानी कि दुर्वलता मंडल, जीवाश्म क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं एस्थोनोस्फीयर यानी कि दुर्वलता मंडल। क्या बोलते हैं, दुर्वलता मंडल बोलते हैं। ठीक, द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थोनोस्फीयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है बच्चों, वैगनर के अनुसार पेंजिया को भूमि रूपों में विभाजित किया गया था। यानी कि देखो इन्होंने क्या किया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने पेंजिया और पेंथालसा इनको 2 अलग अलग पार्ट में बताया था। तो पेंजिया को जिन भागों में विभाजित किया था उसे क्या कहते थे, क्या पेंथालसा और अंगारा भूमि उसे कहते थे, लौरेशिया और महाद्वीप कहते थे, लौरेशिया और गोंडवाना लैंड कहते थे, या फिर महासागर और महाद्वीपों को कहते थे। ठीक है, तो पेंजिया को भूमि को हम क्या कहते थे बच्चों, उसे बोलते थे लौरेशिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू Wagner, Pangaea was divided into land forms, that is Laurasia and Gondwana land। ठीक है भाई, कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में नहीं है। यानी कि जो पर्वतीय चोटी होती है, जो पीक होती है, वो कौन सी है जो भारत में लोकेटेड नहीं है। यहाँ पे नंदा देवी, बिल्कुल ठीक, ये तो है भारत में। केटू, ये भी भारत में। कामेत, ये भी भारत में। अब जो भारत में नहीं है, जिसका पूरा का पूरा पार्ट, वो कौन सी है बच्चों, माउंट एवरेस्ट, ये भारत में नहीं है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट। यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है बच्चों कि पृथ्वी के एल्बिडो से क्या अभिप्राय है। देखो एल्बिडो का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, एल्बिडो का मतलब ये होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके उसे वापस भेजती है, उसी को एल्बिडो बोल देते हैं। क्या मतलब होगा कि पृथ्वी के द्वारा परावर्तित विकृत मात्रा, यानी कि जब सूर्य से इसने ताप ग्रहण किया और धरती ने जब ताप को वापस से छोड़ा, तो जो मात्रा होती है उसे एल्बिडो बोल देते हैं भाई, सिंपल सा है। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय एल्बिडो ऑफ द अर्थ, दैट इज रेडिएटेड अमाउंट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, इसको बोलते हैं, सिंपल सा। ठीक है बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है, आगे है क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीकरण जो है ये कब होता है बेसिकली। तो क्या ये तब होता है जहां वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल की पहुंच नहीं होती है, या फिर उसकी पहुंच होती है, या फिर हवा में नमी होती है, या फिर पर्वतीय और जलीय क्षेत्र में होता है। तो ऑक्सीकरण कहां पे होता है बच्चों, ये वहां होता है जहां पर वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जो जल है उसकी पहुंच होती है, वहां पर होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेसेस, दैट इज वेयर देयर इज एक्सेस टू एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन वाटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है बच्चों, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है जिसे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जैसे क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय आपदा त्रासदी नहीं है, यानी कि इसमें ऐसी कौन सी आपदा है जो मानव के द्वारा नहीं आती है। तो चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना, यानी कि परमाणु जो वाली घटना थी वो भी आती है, भोपाल गैस दुर्घटना ये भी आती है, और CFC गैस का उत्सर्जन ये भी मानव के द्वारा ही, एक उसकी लापरवाही के द्वारा ही हुआ था। ठीक है, तो ये मानव वाली त्रासदी है। अब जो मानव की नहीं है वो सुनामी है। क्या सुनामी मानव लेके आता है कभी? हालांकि वो बात अलग है कि आपने स्कूल में एक वो किया होगा, बेसिकली ये हर एक बच्चे ने किया होगा जहां तक मुझे पता है। एक फनी बात है कि हम बोतल लेते हैं, ठीक है, बोतल में आधा पानी खाली करके पी लिया, उसको भवंडर जैसा बनाते हैं, तो हम लोग उसी को सुनामी या भवंडर बोल देते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा किया भी होगा कई बार। तो वही चीज क्या है, उसे हम नॉर्मली बड़े क्षेत्र में बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। वो तो समुद्र तल में जो गतिविधियां घटती हैं, प्लेटें जब होता है आपस में टकराती हैं, तब जाके सुनामी पैदा होती है। तो ये प्राकृतिक घटना, मानवीय कृत नहीं है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड डिजास्टर या ट्रेजेडी, सुनामी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे सामने अभिकथन और कारण। तो एक क्वेश्चन आपका अभिकथन का और कारण का भी आने वाला है। अभिकथन में पूछा गया बच्चों, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है, बिल्कुल ठीक है, और ओडिशा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है,
बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो हमारी महानदी है, प्यारी सी नदी, ये छत्तीसगढ़ के कहां से निकलती है? रायपुर जिले से निकलती है। ठीक है, कहां से? रायपुर जिले में सिहवा के पास से निकलती है और कहां जाके उड़ीसा से बहती हुई कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये नदी अराउंड 851 किलोमीटर लंबी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र बच्चों 1 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। मतलब महानदी के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहां से? रायपुर जिले से। रायपुर जिले में कहां से? सीवा के पास से। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 851 किलोमीटर लंबी है। क्षेत्र जलग्रहण कितना है? 1.4 लाख है। और ये कहां से बहते हुए होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है? उड़ीसा से। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी। बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि वैसे तो हमारा विकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है। तो यहाँ पे हमारा ए वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि अभिकथन ठीक है, आश्वासन भी ठीक है और यहाँ पे ये जो है व्याख्या कर रहा है, तो ए वाला राइट है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए, यानी कि पहले आपको इन पे विचार करना है, फिर सही का चयन करना है। देखिए यहाँ पे आपका ना एक और 3 नंबर का हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आपके में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे छोटे आएंगे, टेंशन नहीं। लेकिन मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ बड़े, ताकि आपके एक ही साथ में एमसीक्यू भी कंप्लीट होता चला जाए और जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन वो भी कंप्लीट हो जाए। क्या कथन है? महासागरीय नितल पर जलमग्न तीव्र ढालों वाली गहरी तथा संकरी अथवा गहरे खाजों को जलमग्न कैनियन कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए जलमग्न कैनियन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? महासागरीय नितल पर जब जलमग्न तीव्र ढालों वाली गहरी तथा संकरी अथवा जो गहरे गाज होते हैं, गौज जो होते हैं बेसिकली, इनको जलमग्न कैनियन बोलते हैं। ठीक है, जो कि जल में डूबे होती तरीके से। ठीक है, ये महाद्वीपीय मग्न ढाल तथा गंभीर सागरीय मैदान पर अधिक पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न ढाल पर या फिर गंभीर सागरीय मैदान। ठीक है, संसार के सबसे लंबे जो जलमग्न कैनियन बच्चों कहां पे पाए गए हैं? बेरिंग सागर में बेरिंग, दिवलाफ तथा जेमचुग पाए गए हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि संसार के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहां पे पाए गए हैं? बेरिंग सागर में। ठीक है, और कौन कौन से हैं? बेरिंग है, दिविलाफ है और जेमचुग है। ठीक है, विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध कैनियन है बच्चों, उसका नाम है हडसन कैनियन। क्या नाम है? हडसन कैनियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हडसन कैनियन है, जो हडसन नदी के मुहाने से शुरू होकर अटलांटिक महासागर तक जाता है। बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं ये। ठीक है, तो ये चीजें थी। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मतलब क्या है, जलमग्न कैनियन के बारे में हमारा ये पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट सही है। मतलब ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पहले आप इसे पढ़िएगा। ठीक, तो पढ़ेंगे तो आपको सभी राइट लगेंगे और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ए राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक अगला क्वेश्चन आ जाता है, काफी छोटा सा है। तेंदु, पलाश, बेल, अक्सर, वुड वृक्ष ये किन तरह के वनों के उदाहरण हैं? यानी कि तेंदु हो गया, पलाश हो गया, बेल हो गई, अक्सर वुड वृक्ष हो गए, ये बेसिकली किस वन के उदाहरण होते हैं बच्चों? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन कैसे होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में तेंदु, पलाश, बेल एंड अक्सर वुड ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हिच इज फॉलोइंग ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने अपने 14 एमसीक्यू कंप्लीट किए। अब जो 3 एमसीक्यू है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 17 और जो 15 से 17 तक जो क्वेश्चन है वो आएंगे आपके स्रोत पर आधारित एमसीक्यू। ठीक है, तो स्रोत क्या है हम इसे पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्रोत दिया हुआ है बच्चों कि सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। यह अपनी स्थिति के अंतर्गत तीसरा ऐसा ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। तो 71% जल पाए जाने की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, खनन क्रिया में हमें यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही तापमान और दबाव जो है ये और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी के धरातल के हम 10 से 20 किलोमीटर तक गहराई तक जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका की जो सोने की खानें हैं, यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी गहरी खानें पाई जाती है, खदानें पाई जाती है। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई तक तापमान बहुत ज्यादा होता है। कोई भी इक्विपमेंट जाएगा, कोई भी मनुष्य जाएगा तो वो जलकर वहीं पे राख बन जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तापमान बहुत ही ज्यादा होता है, कोई सहन नहीं कर सकता। तो ये चीज, ठीक है। तो अब इस गद्यांश में ना आपको बहुत सारी चीजें पता चली। क्या भाई?
कि सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह जिसमें जीवन विद्यमान है, तो वो है पृथ्वी। ठीक है, हालांकि मंगल पे भी कामना की जा रही है। ठीक है, और इसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 70% जल पाया जाता है इसीलिए। ठीक है, और जब हम धरातल में गहराई की तरफ बढ़ते जाएंगे तो तापमान और दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और 100 से 200 किलोमीटर तक की गहराई को क्या बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो बड़ी खदान है वो कहाँ पे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान है। ठीक है, ये चीजें होती है। तो अब इसको आप इंग्लिश में पढ़िए। मेनली जो हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड आइए से देखिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी के बारे में बात की गई तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, 6370 किलोमीटर। कितनी है, 6370 किलोमीटर। ठीक, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, सॉरी बेसिकली त्रिज्या जो है वो कितनी है, रेडियस कितना है इसका, 6370 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अधिक भूतल की गहराई में जाने पर तापमान में क्या होता है। जैसे जैसे हम अधिक भूतल के अंदर चलते जाते हैं तो तापमान में, दबाव में क्या होता है, क्या ये घटता है, बढ़ता है, सामान्य रहता है या कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, अभी हमने देखा था, ये बढ़ता है। क्या होता है, ग्रो होता है बेसिकली टेम्परेचर। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा डीपर जाते हैं अर्थ के सरफेस की तरफ। ओके, उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 17, मानव के द्वारा अभी तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन कितना और कहां किया गया, यानी कि सबसे ज्यादा खुदाई जो है वो अभी तक कहां पर की गई है और कितनी की गई है। ठीक है, तो इतना तो हमें बच्चों पता है कि 12 किलोमीटर तक की जा चुकी है, लेकिन कहां पे की गई है, यह है कोला क्षेत्र में। अब हमें पहचानना है कि कौन सा महासागर है, क्या वो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है या फिर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक अभी तक सबसे अधिक प्रवेदन किया जा चुका है, यानी कि खुदाई की जा सकी है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे, हाउ मच एंड वेयर हैज बीन द मैक्सिमम पेनिट्रेशन इन द अर्थ बाय मैन सो फॉर, दैट इज कॉल्ड 12 किलोमीटर इन द कोल्ड रीजन इन द आर्कटिक ओशन टू डेप्थ ऑफ, इस तरीके से दिया। ठीक है भाई, तो टोटल हमने बच्चों यहाँ पे अपने 17 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए। ठीक है, देखो मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा हो गया, 22 से 30 मिनट, लेकिन मैं ये शॉर्ट करता हूं कि आपको समझ में तो बढ़िया तरीके से आया होगा, है ना। चलिए, अब आता है हमारा सेक्शन नंबर बी, जिसमें हमारे क्वेश्चन 18 से 23 ये कैसे होंगे, ऐसे प्रकार के 18वें स्रोत वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए 18वें से शुरुआत करेंगे। दिया गया है बच्चों कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश में क्या दिया हुआ है बच्चों, पढ़ते हैं। गद्यांश में दिया गया है कि जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कभी, जो अपने घर के, आपके घर में खाना बनता है तो आप खाने को जब ढक देते हैं, सब्जी वगैरह को, चावल पानी को उबालते हैं, तो जब आप उसे खोलते हैं वो जो भाप निकलती है ना, उसी को वाष्प बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ऊष्मा यानी कि गर्मी का विकास होता है। वो जो भाप होती है आपकी उंगली में लग जाए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, गरम गरम सी लगती है, तो उससे क्या पता चलता है कि ये हीट को यानी कि ऊष्मा को विकसित करता है। ठीक है, जब आर्द्र हवा ठंडी हो जाती है तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी कि जब गर्म हवा ठंडी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें जलवाष्प नहीं होता। इसके अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब ये सीधे ठोस में परिवर्तित होता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे ओस वगैरह पड़ती है ना, वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है, यानी कि जो एक हवा है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली जो हवा होती है उसमें चारों ओर जब ठंडे ठंडे कण कण जो उत्पन्न हो जाते हैं तब उससे क्या होता है, संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं, संघनन केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें होती है। तो एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, संघनन कहते किसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जलवाष्प का जल के रूप में बदलना ही संघनन कहलाता है, और इसी को ऊष्मा, इसीलिए हम कहते हैं कि ऊष्मा का विकास से संघनन होता है, सिंपल सा। ठीक है, ऊष्मा का जो विकास होता है वो संघनन की वजह से होता है। उसके बाद संघनन केंद्र किसे कहते हैं, तो ये रहा भाई हमारा यहाँ से आंसर है कि स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन हो जाता है, तब इन छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं, संघनन केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, तो सेम आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है तुषार क्या है। हाँ, ये थोड़ा सा आपके संघनन का एक प्रो लेवल का क्वेश्चन है। कैसा प्रो लेवल का सर, देखो यहाँ पे पूछा गया तुषार। तो जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे हो जाए, यानी कि जमाव बिंदु का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाए तापमान, उस समय क्या होगा, उस समय जो उषांक है वो जमाव बिंदु पर पहुंच जाएगा, उससे नीचे हो जाएगा, तो इससे क्या होगा,
कि ठंडी सतह बन जाती है और ठंडी सतह पर तुषार पड़ने लगता है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जो हीरो हीरोइंस होते हैं बेसिकली, ठीक है, या फिर जो भी विलेंस टाइप है व्हाटएवर, यानी आपने एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में भी देखा होगा, इमेजेस में भी देखा होगा कि कुछ पेड़ होते हैं, ठीक है, लोग खड़े हैं, पीछे बर्फ होती है। तो बर्फ का एक छोटा जो रूप होता है वो कहीं कुर्सी पे पड़ा हुआ है, मतलब कि नॉर्मली ठंडी सतह जैसा होता है ना, उसी को तुषार बोलते हैं। जैसे आपने देसी लैंग्वेज में बोला होगा, ए तुषार पड़ रहा है, बाहर मत जाइयो, तुषार लग जाएगा, जाड़ा लग जाएगा, जाड़ा, ऐसा कुछ है ना। तो वही चीज होती है यहाँ पे भी। तो आ गया समझ में आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पे संघनन के बारे में। संघनन किसे कहते हैं, संघनन केंद्रक किसे कहते हैं, और तुषार क्या होता है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्या दिया हुआ है, व्हाट इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड व्हाट इज कॉल्ड कंडेंसेशन सेंटर एंड व्हाट इज द लाइट। तो तीनों क्वेश्चन आपके सामने हैं और आप तीनों क्वेश्चन का आंसर आसान तरह से यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप बढ़िया तरीके समझ में आ चुका होगा। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे चित्र को हमें समझना है और ये देखना है। तो आप इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पहाड़ी इलाका आपको ये दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे वन दिख रहे हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है पर्वतीय वनों को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि उपरोक्त चित्र में किस तरह के वनों को दर्शाया गया, तो पर्वतीय वन, ठीक है। दक्षिणी पर्वतीय वनों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, जो भारत के हैं उसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं बेसिकली, तो उसे हम बांट सकते हैं 3 भागों में। कौन कौन से, एक पश्चिमी घाट के वन, दूसरे विंध्याचल के वन, और तीसरा नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है ना। इन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है पश्चिमी घाट, दूसरा विंध्याचल और तीसरा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब इन्हीं वनों में ना सोलास पाए जाते हैं। तो सोलास का मतलब क्या होता है भाई, सोलास का मतलब होता है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास बोलते हैं। यानी कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में ऐसे वन जो शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं उनको सोलास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो पर्वतीय वन होती है क्या होते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, सोलास क्या होता है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। आई होप बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे इंग्लिश में। तो ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो क्या क्या क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर शो इन दी अबव पिक्चर, माउंटेन फॉरेस्ट। एंड कितने पार्ट में हम जो साउथर्न माउंटेन्स होती है, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 पार्ट्स में, वेस्टर्न घाट, ठीक है, इस तरीके से, विंध्याचल एंड नीलगिरी माउंटेन्स रेंज इस तरीके से, ओके। हु इज दी कॉल्ड सोलास। तो सोलास क्या होते हैं, ये बेसिकली अन्नामलाई एंड पानी हिल्स में पाए जाने वाले जो दी टेम्परेटेड फॉरेस्ट जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने एक अच्छा सा पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे हमारे 3-3 नंबर के, 2 तो कंप्लीट हो गए। अब 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी और पहले ही क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली हुई है, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, आपकी वीडियो अराउंड 40 मिनट तक की हो जाएगी, लेकिन 40 से 45 मिनट की, लेकिन इसमें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ओके। क्वेश्चन में 20 क्या कहता है, वायुमंडल के संगठन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी कि वायुमंडल का जो संगठन है ये बेसिकली कुछ चीजों से मिलकर बना होता है, तो हमें उसका यहाँ पे वर्णन करना है। तो बेसिकली किस किस से मिलकर बना होता है, ये गैसों से, जलवाष्प से और धूल कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अब देखो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपके 10 से 15 एमसीक्यू भी यहाँ पे मैं कंप्लीट करवाता जाऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो सबसे पहला मुख्य तत्व है वो है गैस। देखो वायुमंडल की जो गैसें हैं इनमें सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन होती है 20.95%, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ मुख्य गैसें और भी होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, ये सभी होते हैं। और हर एक गैस का अपना अपना अलग महत्व होता है। ऑक्सीजन हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है, ठीक है। और ये गैस जिस निश्चित अनुपात में है, जैसे नाइट्रोजन आपकी 78.8 है, ऑक्सीजन 20.95 है, अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ ना, थोड़ा सा भी 0.001% का भी, तो व्यक्ति के जीवन के लिए, पृथ्वी के वातावरण के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि ओजोन परत में, या सुना होगा, ओजोन परत में छेद हो रहा है, ठीक है। जिसके लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार है, जो हरित गैसें होती हैं, ग्रीन गैसें, ग्रीन हाउसेस गैसें, वो जिम्मेदार होती है इसकी, ठीक है। ओजोन परत में छेद होने की वजह से कैंसर वगैरह की बीमारियां फैल जाती हैं। तो इसीलिए गैस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी हमारे जो हमारा वायुमंडल संगठन होता है इसके लिए, ठीक है। सेकेंड है बच्चों जलवाष्प। अब जलवाष्प क्या होता है, बेसिकली वायुमंडल में
जल वाष्प की मात्रा किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है। यानी कि जल वाष्प बेसिकली अभी मैंने आपको बताया क्या होता है कि जब जल जो है वो वाष्प के रूप में बदल जाता है, इसे जल वाष्प बोलते हैं, उसी को संघनन बोल देते हैं। तो जब किसी स्थान की जलवायु ठंडी है, गर्म है, सामान्य है, मानसूनी है, उस आधार पर जल वाष्प की मात्रा डिसाइड हो जाती है। ठीक है, जल वाष्प सूर्य ताप का कुछ भाग सोख लेती है और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को भी ग्रहण करते हैं। यानी कि सूर्य से आने वाले ताप को कुछ अपने पास ले लेती है और पृथ्वी से जो ताप जाता है जिसे हम एल्बिडो बोलते हैं, उसे भी थोड़ा बहुत ग्रहण कर लेती है। ठीक है, इसी तरीके से जो पृथ्वी ठंडी होती है और पृथ्वी जो गर्म होती है रात के समय और दिन के समय ठंडी होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं जल वाष्प का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उसके बाद आती है धूलकण की बात। तो देखो, धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक का कार्य करते हैं और मेघों के निर्माण में ये सहायक होते हैं। ठीक है, इसकी इसीलिए क्या बोलते हैं, धूलकण क्या होते हैं, ये आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेघ यानी कि बादल बनते हैं और बादल बनते हैं तो क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, तो ये है हमारे वायुमंडल के संगठन की व्याख्या, गैसों के बारे में, जलवाष्प के बारे में और धूलकण के बारे में। अब इसमें जो जो बातें कही गई है उस एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे आपसे इस तरह से। ठीक है, चलिए 20 के अथवा में दिया हुआ है बच्चों, ज्वार भाटा किसे कहते हैं एवं इसके महत्व का किन्हीं 4 बिंदुओं के द्वारा समझाइए। तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं, आइए समझते हैं, इसके महत्व को समझेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में भी आ सकता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार प्लस में भाटा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्वार नीचे, भाटा ऊपर, ऐसे मतलब क्या सर, देखो समुद्र का जल स्तर सदा एक जैसा नहीं रहता, यानी जैसे हम समुद्र को देखते हैं कभी ऊपर जाता है नीचे जाता है, यह नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है और दिन में 2 बार नीचे उठता है, नीचे आता है। ठीक है, समुद्री जल के ऊपर उठने को हम ज्वार बोलते हैं। ठीक है, जो समुद्री जल आपने देखा होगा लहरें जो होती है जब वो ऊपर उठती है तो हम उसे ज्वार बोलते हैं, और जब वो नीचे उतरता है तो उसे भाटा बोलते हैं। इसी को हम ज्वार भाटा बोलते हैं कि समुद्र के जल का ऊपर नीचे उठना गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। पूर्णमासी के दिन या फिर अमावस्या में क्या होता है कि ज्वार की ऊंचाई बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि महीने में कितना होता है, 2 बार होता है बेसिकली। ठीक है, अब जो ये समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है बच्चों, उसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करेंगे, ज्वार भाटा की इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, नद मुखों यानी कि जो नदी के मुख होते हैं जहां से मेनली कोई भी समुद्री जाल वगैरह जाया जाता है, तो नद मुखों पर जब ज्वार भाटा आता है, जब ज्वार आता है बेसिकली, तो जहाज आसानी से वहां पे प्रवेश कर पाते हैं। जैसे कि कोलकाता में जो हुगली नदी है, वहां से बहुत बड़े बड़े जो बंदरगाह वगैरह है ना, वहीं पे कोलकाता में हुगली नदी के पास में, तो जब ज्वार आता है तो आसानी से वो जो शिप वगैरह होती है वो समुद्र के अंदर खींची चली जाती है। ठीक है, जो कि अच्छी बात होती है। उसके बाद जो मछली पकड़ने वाले नाविक होते हैं, ये भाटे के साथ समुद्र में अंदर चले जाते हैं और ज्वार के साथ ये बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ज्वार भाटे से क्या होता है कि तटीय जो नगर होते हैं, यहाँ पे गंदगी वगैरह फैली रहती है, तो ये गंदगी और प्रदूषण साफ हो जाता है, क्योंकि जो समुद्री लहरें होती हैं वो अपने अंदर गंदगी को समाहित कर लेती है। लेकिन ये तो भाई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समुद्र गंदे हो जाएंगे इससे तो हमारे, है ना। आगे, ज्वार भाटे से बहुत ही बहुत 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 बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे, जवाहरात, ऐसे ऐसे मणि जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, शंख, शीश, घोंगे इत्यादि आपको प्राप्त होते हैं। किसकी वजह से, ज्वार भाटे की वजह से, क्योंकि समुद्र के तल से निकल के ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब ज्वार भाटे के कारण क्या होता है बच्चों, समुद्र जल गतिमान रहता है, तो इससे क्या होता है, ऐसे जगह जहां पे बर्फ ज्यादा पड़ती रहती है, तो वहां पर जो जल होता है वो जम नहीं पाता है और आसानी से सारी क्रिया होती रहती है। ठीक है, ज्वार भाटे से हम समुद्र का निर्माण भी कर सकते हैं, और बहुत से क्षेत्रों में इस प्रकार से जो विद्युत निर्माण होता है वो किया जाता है, ज्वार भाटे से विद्युत निर्माण होता है। ठीक है ना, ये चीज थी। तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से ज्वार भाटा किसे कहते हैं और ज्वार भाटा का महत्व क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ज्वार भाटा क्या है, इसके महत्व के बारे में आप इजीली यहां से समझ सकते हैं। ओके, चलिए, तो दोनों ही क्वेश्चन में मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिए। वायुमंडल के संगठन की संक्षेप में व्याख्या, गैस, जलवाष्प, धूलिकण, ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटा की इंपॉर्टेंस क्या है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से दे सकते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो क्या होती है इसके बारे में, पहले आप गैसेस के बारे में बताएंगे, वाटर वेपर के बारे में बताएंगे, एंड द लास्ट की डस्ट पार्टिकल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आ जाए। ओके, अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट इज कॉल्ड टाइड, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस विद एनी 4 पॉइंट्स ऑफ द टाइड। तो टाइड्स क्या होते हैं और सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होती है बच्चों इसकी, तो ए पार्ट ये दिया हुआ है, बाकी के आपके पार्ट्स
यहां पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 21 की। 3 नंबर का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों। भारत में बाढ़ क्यों आती है, ठीक है, और इसे रोकने के उपाय बताइए। तो बाढ़ आने के बहुत से कारण होते हैं और इसको बहुत से तरीकों से रोका भी जा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो प्राकृतिक आपदा है, कारण भी हमारे मानवीय भी होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं, लेकिन हम मानवीय कृत जो उपाय होते हैं उसको ज्यादा से सुलझा सकते हैं। जैसे भारत में बाढ़ आने के बहुत से कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा ऋतुओं में नदियां जो होती हैं इनका जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। जब वर्षा ऋतु आती है तो नॉर्मली जल स्तर जो रिवर्स का नदियों का होता है वो बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि नदियों के आसपास को जो गांव होते हैं, तटबंधी जो एरिया होते हैं, उन सभी को तोड़ते हुए ये नॉर्मली गांव तो घुसा चला जाता है। खेतों और आसपास की जमीनों को निचले जो हिस्से होते हैं इनको ये नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, ये बाढ़ के आने के कारण होते हैं। भारी वर्षा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, बांध टूटना, प्राकृतिक कारण जैसे कि कई बार प्लेटों का जो हमारे 3 तरह की प्लेटें होती है ना, अपसारी, अभिसारी और एक रूपांतरित, इस तरीके से। तो जो प्लेटें होती है ना, ये तो सीमा बता दी, प्लेटें तो अलग होती है। तो प्लेटें सीमा जो होती है जब टकराती है तो इससे भी बाढ़ जो कहीं ना कहीं आती है। तो ये कारण होते हैं बाढ़ के आने के। पहला कारण क्या है कि वर्षा ऋतुओं में नदियों का जलस्तर उठ जाना, भारी वर्षा होना, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आना, बांध का टूटना, प्राकृतिक कारण प्लेटों का आपस में टकराना, ये कारण है बेसिक। ठीक है, अब बारी ये आती है कि यार इसे रोके कैसे, क्या क्या उपाय हैं इसके। तो सबसे पहला तो ये है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में नदियों को तटबंध बनाना, यानी कि आपको लगता है कि इस एरिया में बाढ़ आ सकती है तो वहां पे नदियों को तटीय बहुत मजबूत बना दिया जाए। ठीक है, नदियों पर बहुत बड़े बड़े बांध ऐसे बनाए जाए कि बाढ़ अगर आए भी, कितनी भी बड़ी आ जाए, उसे तोड़ ना पाए, इसीलिए। ठीक है, और यही कारण भी होता है बाढ़ आने का। बाढ़ वाली नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रतिबंध लगाना, यानी कि बेसिकली बाढ़ वाली जो नदियां हैं जहां पे बाढ़ ज्यादातर आती रहती है, तो वहां पे क्या करना चाहिए, जो भी निर्माण कार्य हो रहा होता है उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी बाढ़ आएगी वो खराब कर देगा। ठीक है, नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए होते हैं उनसे कहो कि भाई बाढ़ आएगी, तुम्हारे जान माल की हानि होगी, इसलिए तुम इस जगह से दूसरी जगह बस जाओ। ठीक है, बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या का बसाव कम होना चाहिए, बहुत ही ना के बराबर, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें। ठीक है भाई, तो बात भारत में बाढ़ आने के कुछ ये कारण हैं और इसको रोकने के कुछ ये उपाय हैं। ओके, अब देखते हैं व्हाई डू फ्लड्स ऑक्योर इन इंडिया एंड टेल द मेजर्स टू स्टॉप इट। तो केस क्या होते हैं फ्लड्स के इंडिया में आने के, उसको आप देख लेंगे, कारण क्या होते हैं एंड मेजर्स क्या होते हैं प्रिवेंट फ्लड्स के लिए, उसके लिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैं आपको हरित गैसों के बारे में कुछ बातें बता ही रहा था, लीजिए आपका एक क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, कौन सी गैसों को हम हरित गृह गैसें कहते हैं तथा उनके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो कौन सी गैसें हरित गैसें कहलाती हैं। देखिए, हरित गैसें वे गैसें जो दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं, हरित गैसें कहलाती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन आदि होते हैं। ठीक है, तो हरित गैसें कौन सी होती है बच्चों, ये वे गैसें होती हैं जो बड़ी बड़ी तरंगों वाला जो विकिरण होता है उसको अपने आप में अवशोषित कर लेती हैं, जिससे कि पृथ्वी पर किसी भी तरीके का कोई जो है अच्छा मतलब बुरा कोई प्रभाव ना पड़े। इसी को हरित गृह कहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस और ऑक्साइड, ओजोन, ये सारी क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके जो पृथ्वी पर है। तो सबसे पहला जो हरित गृह का प्रभाव बच्चों वो ये है कि भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो जाती है और वैश्विक जलवायु में परिवर्तन होता है। अगर हरित गृह गैसें सही से काम नहीं करेंगे बच्चों, तो हमारा जो पृथ्वी का एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इवन जलवायु भी जो है असामान्य हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, हिमनियों के पिघलने से समुद्र तल ऊंचा होगा, प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर हरित गृह गैसें सही से काम नहीं करेंगी तो जो हमारे हिमालय वगैरह हो गए जहाँ पे बर्फ वगैरह होती है, अंटार्कटिका हो गया, वहाँ पे बर्फ जो होती है, बड़े बड़े जहाँ पे एरिया होते हैं जहाँ पे बेसिकली बर्फ होती है, तो वो बर्फ पिघलने लगी और बर्फ पिघलने की वजह से समुद्र तल ऊंचा उठेगा और समुद्र जब तल ऊंचा उठेगा तो बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ आएगी जिससे कोई बच नहीं सकता। ठीक है, इससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। अब जलवायु परिवर्तन होगा, सिंपल सी बात है, तो इससे बहुत सारी बीमारियां लगेंगी, मलेरिया, कीट, अन्य बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है, वर्तमान जलवायु सीमाओं में बदलाव होने से कुछ भाग अधिक जलसक्त हो जाएंगे, यानी कि अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो सिंपल सी बात है, कुछ भाग सूख जाएंगे, कुछ भागों में बाढ़ आ जाएगी, कुछ शुष्क हो जाएंगे, कुछ अशुष्क हो जाएंगे, ये चीजें होती हैं। और जनसंख्या में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि जहाँ पे इनका प्रभाव कम होगा लोग वहीं जाएंगे और परितंत्र में बदलाव होगा,
इस तरीके से ये कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जानवर हो गए, पशु पक्षी, इनकी मृत्यु वगैरह भी हो जाएगी इस वजह से, तो ये सारी चीजें आती है। ठीक है भाई, तो ये होती है हरित गृह गैस है, और ये होते हैं हरित गृह गैसों के प्रभाव। ठीक है भाई, आई होप अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, दूसरा दिया हुआ है सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य है, इसके किन्हीं दो अंगों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि सामाजिक वानिकी यानी कि समाज जो है वन लगाता है, एक तरीके से नॉर्मली देसी लैंग्वेज में समाज द्वारा वन लगाया जाना, ये क्या होता है, और ये बेसिकली होता 3 तरीके का है, लेकिन क्या है ये 1 नंबर में और 2 अंक पूछे गए हैं। मैं आपको तीनों ही समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए समझते हैं पूरे क्वेश्चन को, एक ही बार में स्क्रीन पे देखेंगे। सामाजिक वानिकी का अर्थ, देखिए सामाजिक वानिकी का अर्थ ये होता है कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का किया जाता है प्रबंधन, जिसमें मेनली समाज की भूमिका होती है वन को तैयार करने के लिए, इसमें ऊसर भूमि आदि पर वन लगाए जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं सामाजिक वानिकी। ठीक है, यानी कि सामाजिक वानिकी का मतलब क्या हो गया, पर्यावरण के लेवल पे, सामाजिक लेवल पे और ग्रामीण लेवल पर विकास करने के उद्देश्य से जो गांव के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं, ज्यादा ज्यादा वनों का प्रबंधन करते हैं, ऊसर भूमि पर वन लगाते हैं, पेड़ों को उगाते हैं। ये 3 तरीके का होता है। एक होता है शहरी वानिकी यानी कि शहर में, तो शहरों में निजी या फिर जो सार्वजनिक भूमियां होती हैं, यहाँ पे हरित पट्टी लगाई जाती है। ठीक है, पार्क या फिर सड़कों व रेल मार्गों का औद्योगिक या व्यापारिक स्थलों के साथ वृक्ष लगाना, ठीक है, उनका प्रबंधन करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शहरी वानिकी। ठीक है, यानी कि शहर में जो निजी या सार्वजनिक भूमियां होती हैं, यहाँ पे हरित पट्टी बनाओ या फिर पार्क लगाओ। ठीक है, सड़कों या फिर रेल मार्गों में, औद्योगिक या फिर व्यापारिक स्थलों के आसपास में वृक्ष लगाओ, उनका प्रबंधन करो, जिससे लोगों को ताजी ताजी हवा मिले। उसके बाद ग्रामीण वानिकी, इसके अंदर क्या होता है कि कृषि वानिकी की जाती है और सामुदायिक कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि कृषि वाले क्षेत्रों पर पेड़ अच्छे अच्छे लगाए जाते हैं, जैसे पपीते का बागान लगा दिया गया, आम का बागान लगा दिया गया, इस तरीके से, तो इसमें आपका व्यापार भी अच्छा चलता रहेगा, अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, लोगों को फायदा भी होगा और जो पर्यावरण है उसे भी अच्छा लगेगा, ये सारी चीजें आती है। फिर आता है फार्म वानिकी, इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत ऐसी भूमि जो कृषि योग्य भी है और बंजर भी है, दोनों तरीके की भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, और उन पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, जिससे खाद्यान्न भी अच्छा होता है, चारा भी मिल जाता है पशुओं के लिए, ईंधन मिलता है, फल व सब्जियां मिल जाती हैं। इसको बोलते हैं फार्म वानिकी। ठीक है, समाज वानिकी क्या होती है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फार्म वानिकी। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए हरित गृह गैसों के बारे में आपको समझ में आया क्या होती हैं, हरित गृह गैसों के प्रभाव क्या होते हैं। उसके बाद में सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं और इसके प्रकार क्या होते हैं, अंग क्या होते हैं। अब आगे देखेंगे विच गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेस गैसेस एंड एनालाइज देयर इफेक्ट्स, तो किसे कहते हैं और इफेक्ट्स को एनालाइज करेंगे, तो इस तरीके से कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे, और इफेक्ट्स क्या होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, उसके बारे में आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका ग्रीन हाउस गैस और इफेक्ट्स के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें कि व्हाट इज मीन बाय सोशल फॉरेस्ट्री, एक्सप्लेन एनी 2 पार्ट्स ऑफ इट विद एग्जांपल। तो 3 है बेसिकली, मैं आपको तीनों समझा दूंगा। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, इस तरीके से। ठीक है, अब आता है बच्चों 3 नंबर का हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद में हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए। आपके पास में ये जो विषय है बच्चों, जिसका आप एग्जाम देने वाले, जैसे आप 1 साल से पढ़ रहे, कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आखिर हमें ज्योग्राफी को क्यों पढ़ना चाहिए, कोई 3 तर्क आपको बताने हैं। ठीक है, तो कई सारे तर्क हम आपको यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। देखो भूगोल के अध्ययन से होता क्या है, भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी हो जाती है, यानी कि मानव समाज में जो भी तरह तरीके की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसको हम आसानी से इसके जरिए समझ सकते हैं, जिससे क्या होगा, वैश्विक शांति बढ़ती है और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। जैसे आप भारत का अध्ययन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का अध्ययन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो भौगोलिक स्थिति है वो दोनों की कैसी है, और जब भौगोलिक स्थिति के आधार पर थोड़ा बहुत अंतर है और नॉर्मली धरती पे ही रहते हैं सारे, तो भाईचारे की भावना होनी चाहिए, एक मनुष्य होने के नाते ये चीज आती है। भूगोल जो है, ज्योग्राफी जो है, ये हमारी धरती पर विभिन्न तरीके की जो विविधताएं, अंतर फैले हुए हैं विविधताएं, उनको समझने में मदद करता है। ठीक है, हर एक
पूरे विश्व का, पूरी धरती का स्थान का वितरण कैसे है, समय कैसा है, कहां पे कैसे कार्य कैसे चल रहा होता है, प्राकृतिक घटनाएं कैसे घट रही होती है, उन सभी को तलाशने में, उनकी जानकारी में, कारण उनके परिणामों को समझने में हमें मदद करता है। ठीक है, और उनके लिए हमारी योग्यता को और बढ़ाता है, इसलिए इसका अध्ययन करना। ठीक है, भूगोल मानचित्र के जरिए हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक पृथ्वी को जानने के लिए धरातल पर विभिन्न तथ्यों के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित करते हैं। यानी कि भूगोल का एक जो मानचित्र होता है, जैसे एक गोला वाला होता है, एक नॉर्मली पेपर वाला होता है, तो दोनों ही माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप ये उसका अध्ययन करके ये समझ सकते हैं कि किस एरिया पर जाके हमें किस किस तरीके की जो विशेषताएं हैं वो मिलेंगी और हम कैसे पृथ्वी को अपने तरीके से देख सकते हैं, ये चीजें। ठीक है, उसके बाद में भूगोल में हम आधुनिक जो वैज्ञानिक तकनीकें होती हैं, जैसे कि भौगोलिक सूचना तंत्र हो गए, आदि का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि किसी एक देश का उसके मानव के द्वारा क्या क्या उसके साथ संबंध में, मानव का प्रकृति के साथ में, प्रकृति का मानव के साथ में कैसा कैसा संबंध है। ठीक है, कैसे पहले मनुष्य जो था प्रकृति के साथ में रहता था, ठीक है, रहता था, पूजा करता था, अब उसने बेसिकली जो है इस पे विजय पा ली है, अपना विकास कर लिया। तो ये सारी चीजें इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, तो इसीलिए हमें भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को देखेंगे हम बच्चों बढ़िया तरीके से इंग्लिश में। Why should we study this subject to geography? Write any three arguments. ठीक है, तो हमारे सामने ये पॉइंट है, the study of geography is very important for us because of the many reasons of here. आप पढ़ लीजिए इसको बढ़िया तरीके से, बाकी मैंने आपको समझा दिया। देखिए वीडियो आपकी 47 अराउंड हो चुका है, 46, 35। ठीक है, लेकिन इस बीच में जो हमारा आज का मेन पार्ट था बच्चों, क्या, खंड नंबर ए और खंड नंबर बी, यानी कि 17 हमारे एमसीक्यू, 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन कंप्लीट आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, पार्ट 2 जो रहेगा जिसमें आपको खंड सी खंड डी के क्वेश्चन समझाएंगे, पार्ट 2 का लिंक आपको आई बटन में दिखेगा। ठीक है, इससे पहले एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं। ठीक है, हाँ, यहां से हमारा बच्चों पार्ट नंबर जो सी है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर सी में 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, प्लस में जो डी वाला रहेगा इसमें एक वर्ल्ड मैप का रहेगा, एक इंडिया का मैप रहेगा। इसके लिए आपकी पार्ट 2 की वीडियो बहुत जल्दी बना दी जाएगी, यहाँ पे आई बटन में लिंक दे देंगे, यहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी आप सभी बच्चों को ये वीडियो कैसी लगी, उससे पहले एक सेकंड, यहाँ पे हम एक अच्छा सा पॉइंट उठाते हैं। हाँ ठीक है, आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट में दर्शा सकते हैं, क्योंकि आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों ऐसे ही वीडियोस को और भी बनाने के लिए। और साथ ही आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसी के माध्यम से अपने ज्योग्राफी के पेपर की तैयारी कर सके। ठीक है, और रियली में आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई या नहीं, उसके लिए कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले हाँ भाई मेरा समझाने का तरीका, ये जो मैंने आपको समझाया सारे का सारे चीज समझ में आया नहीं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।